हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक मास्टर टीम में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम को लेकर। और हमारे साथ में उपस्थित हैं, इनको तो आप जानते ही, अमित हैं हमारे भाई। और ये जो है बड़े भाई हमारे अभिषेक जिंदल, जो ये दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हैं। और इन्हीं से आज हम दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बारे में जानकारी लेंगे, क्या क्या होता है, कैसा सब कुछ बताएंगे, मतलब पूरी जानकारी देंगे। और आगे की बात जो है हम इन्हीं से करेंगे। और अमित जी बात करेंगे, इनसे आपको कराएंगे अवगत। नमस्कार अभिषेक भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी डाउट क्लियर है आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों के या सभी स्टूडेंट के और हमारे भी साथ में, क्योंकि हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि डाउट क्लियर होंगे। और जितने भी सवाल हमारे या हमारे व्यूअर्स के मन में, उन क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। और जो भी कमेंट में होंगे क्वेश्चन, उनका फिर बाद में भी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसी बात के साथ हम स्वागत करते हैं अभिषेक जिंदल भाई का, और इनके जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि दिल्ली पुलिस के लिए इन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की और क्या क्या एग्जाम के लिए जरूरी है, जो हमें अपना एग्जाम निकालने के लिए बहुत मदद करेगा। नमस्कार अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर इनवाइट किया और इस लायक समझा कि मैं आप सबके या आपके दर्शकों के कुछ डाउट क्लियर कर सकूं। तो आप निश्चिंत रहिए, दिल्ली पुलिस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसको लेकर आपके दर्शकों के कुछ भी डाउट्स हैं, मैं उनको अपनी तरफ से पूरी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने जर्नी की स्टार्टिंग की बात की, तो मैं आपको बता दूं, मेरी जर्नी की स्टार्टिंग 2013 में 2013 में मैंने 10+2 किया। तो 12th करने के बाद 2013 में ही मैं देहरादून कोचिंग के लिए गया। मैं देहरादून चला गया, देहरादून डिफेंस की कोचिंग के लिए गया। और 2013 के अपेयरिंग में, जब मैं 12th में था, तो उसी में मैंने जो है एनडीए का पहला 2013 का पहला एग्ज़ाम एनडीए का क्वालिफाई किया। उसी की तैयारी को लेकर मैं देहरादून गया। तो वो डिफेंस की तैयारी देहरादून से की। कई बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी में एसएसआर, डबल ए, इनके कई बार एग्ज़ाम दिए और उसमें एग्ज़ाम पास भी हुए, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। नेवी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, एयरफोर्स में भी नहीं हो पाया। और एनडीए की मैंने 3 बार एसएसबी दी, जिसमें एक बार मैं स्कैनिंग में आउट हुआ और 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ मैं फाइनल में, जिसमें मैंने 2 बार इलाहाबाद में एसएसबी दी और एक बार कोयम्बटूर में देने के लिए गया। तो वहाँ जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर बीच में थोड़ा गैप लगने के बाद में मैं जब यहीं पे था, तो 2016 में दिल्ली पुलिस के फार्म भरे गए। और 2016 में फार्म भरे जाने के बाद उसका 2017 में फिजिकल हुआ। 2017 में मेरा फिजिकल मेरठ में लगभग जुलाई में फिजिकल हुआ मेरा। और जुलाई में फिजिकल पास होने के बाद मैंने उसके बाद भी यहाँ पे गैप थोड़ा सा लिया। और उसके बाद मुझे लगा कि यार यहाँ से मतलब तैयारी के लिए अब चलना चाहिए दिल्ली पुलिस की। जो पिछली तैयारी थी वो तो थी, लेकिन मैंने कहा यहाँ गाँव में रह के पढ़ाई करके तो बात नहीं बनेगी। तब मैं 18 सितंबर 2017 को दिल्ली चला गया। पैरामाउंट ऑफलाइन बैच लिया। उस टाइम ऑनलाइन का प्रचलन था नहीं 2017 में, तो ऑफलाइन ही बैच लिया। एक रनिंग में टारगेट दिल्ली पुलिस करके पैरामाउंट ने बैच चला रखा था एग्जाम तक डेट के लिए। कितना टाइम था आपके पास उस टाइम से एग्जाम का? उस टाइम पे एग्जाम की डेट उस टाइम तक क्लियर नहीं थी, लेकिन आते आते जैसे पता चला तो मेरा 7 दिसंबर का एग्जाम हुआ था। तो आप लगा सकते हो 18 सितंबर से और 7 दिसंबर तक कितना टाइम हुआ। मैंने उस बीच में तैयारी की। 3 महीने। हाँ, लगभग 2.5 से 3 महीने मैं दिल्ली में रहा और दिल्ली में रह के मैं तैयारी की। लेकिन तैयारी में ये था कि मेरा जो बेस था रीजनिंग का और मैथ का, वो तो मैं पहले से ही स्ट्रॉन्ग बेस लेके चल गया था यहाँ से। तो मुझे जो सब्जेक्ट था आपका, वो सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग था जिसे लगा कि ये देखना ही नहीं है?
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो मैथ ही था स्टार्टिंग से ही। उसके बाद फिजिक्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं 12th में जो है 98 नंबर मेरे फिजिक्स में थे 2013 में, 95 नंबर मेरे मैथ्स में थे। तो वो दोनों सब्जेक्ट मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और मैथ स्ट्रॉन्ग था क्योंकि एडवांस मैथ पढ़ा हुआ था, तो रीजनिंग भी ऑटोमेटिक उसी को लेके स्ट्रॉन्ग थी। तो ज़्यादा फोकस था जीएस पे। तो मैंने जो वहाँ पे ढाई ढाई महीने तैयारी की वो जीएस को ही लेके की। आपका एवरेज टाइम कितना था डेली का पढ़ने का, कि इतने टाइम पढ़ाया या फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़ते थे? देखो, सर ने एवरेज टाइम तो पढ़ाई जब करते हैं तो एवरेज टाइम कुछ नहीं होता। कोई ऐसा ये निर्धारित नहीं है कि बिल्कुल एक एवरेज टाइम से ही पढ़ना है। कई बार जल्दी मन थक जाता है पढ़ाई को लेके, तो रेस्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत बहुत लंबे टाइम भी पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं गया यहाँ से तो इतना अभ्यास नहीं था क्योंकि बीच में गैप हो रखा था। तो मैं जाके लाइब्रेरी में वही 4 घंटे 3 घंटे ऐसे बैठ के मुझे थकान होने लगती। लेकिन वो 15 दिन 20 दिन में मुझे रूटीन में आया। जैसे मैंने वहाँ पे टेस्ट वगैरह दिए, तब मुझे वहाँ पे टेस्ट वगैरह में मेरी रैंक आती थी। जो भी जितने उस टाइम पे टेस्ट भी ऑफलाइन होते थे, केडी कैंपस में और पैरामाउंट। उस टाइम 2 ही कोचिंग सेंटरों का ज़्यादा बोलबाला था क्योंकि इंडिविजुअल की कोचिंग उस टाइम थी नहीं। सब लोग पैरामाउंट केडी कैंपस इन्हीं पे पढ़ते थे और उन्हीं दोनों पे जो है टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट सैटरडे में। तो जब हम सैटरडे हम दोनों कोचिंगों पे टेस्ट देने के लिए जाते थे। तो टेस्टों में जब मेरी रैंक आई तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि भाई और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, नंबर आ सकता है। तब मैंने फिर और ज़्यादा मेहनत की तरफ फोकस किया और लास्ट में आते आते तो ऐसा होने लगा अमित भाई कि मैं सुबह 9:30 बजे या 10 बजे उठता था। उठते ही ब्रेकफास्ट जो भी करना है वो किया। आपके जैसे भाई मेरे साथ में थे, वो लोग मुझसे पहले उठ जाते थे, तो मुझे थोड़ा उनकी सपोर्ट मिली क्योंकि वो सारी चीज़ों को पहले से कंप्लीट करके रखते थे। मेरा काम था कि मैं उठने के बाद जो भी तैयार है वो ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करते ही तुरंत मैं लाइब्रेरी में चला जाता था। मेरे रूम से लाइब्रेरी मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे थी। तो लाइब्रेरी में आने के बाद मेरी 1:30 बजे क्लास होती थी पैरामाउंट की। 1:30 बजे क्लास के लिए मैं 1 बजे निकलता था कोचिंग से। लास्ट के 1 डेढ़ महीने की अगर बात की जाए तो मैंने दोपहर लंच करना भी बंद कर दिया था क्योंकि जीएसई पढ़नी थी। उसको लेके मुझे ऐसा लगता था कि भाई जितना टाइम दे दिया जाए उतना कम है। तो सुबह ब्रेकफास्ट किया 10 बजे, तो उतनी उतनी भूख भाग भी नहीं लगती। तो सीधा 1 बजे निकले, जल्दी से ऑटो पकड़ा और सीधा कोचिंग। कोचिंग वीक में 3 दिन चलती थी, 6:30 बजे तक, 1:30 बजे से, क्योंकि टारगेट बैच था तो उसका ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड वो थोड़ा ज़्यादा था। और 3 दिन चलती थी 7:30 बजे तक, 1:30 से 7:30। फिर वहाँ से तुरंत वापस आए। वापस आने के बाद रूम पे आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद में मैं 9 बजे 9:30 बजे लास्ट लाइब्रेरी चला जाता। ये लास्ट के 1.5 मंथ की मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि अभ्यास धीरे धीरे करने से होता है जब बैठते हैं। तो लास्ट में तो ये था कि मैं जैसे 9 बजे चला गया तो मैं फिक्स है कि 4 बजे या 5 बजे लाइब्रेरी से वापस आऊँगा। 4 बजे या 5 बजे मैं लाइब्रेरी से वापस आता था। फिर वही सुना है वो डेली का रूटीन, 9:30 10 बजे तक उठ के फिर निकलना है लाइब्रेरी के लिए। तो ये आपने रूटीन था। जीएस के या मैथ्स के नोट्स बनाए थे या फिर बुक्स वगैरह? मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम। वो बेस में इतना पक्का था कि उसमें मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं, तो उसे मैंने ना कोई नोट्स बनाए और ना ही मैंने उसकी प्रैक्टिस की। जो भी मैंने क्लास में पढ़ लिया बस वो ही पढ़ के आता था मैं वहाँ से। और जो जीएस है, जीएस या जीके है, तो उसके भी नोट बनाने का टाइम उस टाइम पे नहीं था कि नोट्स बनाए जाएं। टीचर जो पढ़ा देते थे क्लास में वो वहाँ पे पढ़ लिया। बाकी उसी सब्जेक्ट में एक किरण की बुक आती है,
किरण की बुक से मैं उसको पढ़ता था, स्टोरी टाइप उसमें जो है। तो जब आपने एग्जाम दिया तो उसके एग्जाम देने के बाद आपको फील हुआ कि हाँ इस बार तो पक्का है मेरा? हाँ बिल्कुल, एग्जाम देने के बाद मुझे बिल्कुल ये लग गया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो मैथ रीजनिंग में क्या स्कोर था आपका कि उस टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया आपने? मेन एग्जाम में मेरे मैथ में तो 15 में 15 नंबर थे, और रीजनिंग, क्योंकि उस टाइम पे मैथ, रीजनिंग और जीएस यही 3 पोर्शन थे, कंप्यूटर अभी बाद में जुड़ा है। हम्म, तो 35 नंबर की रीजनिंग थी, 15 का मैथ और 50 की जीएस। हाँ, ये तो मेरे मैथ में 15 में से 15 थे, हम्म, और रीजनिंग में मेरे 35 में से 34 थे। वो एक क्वेश्चन कहाँ पे गलत हुआ मुझे भी नहीं 50 में पता। से 49 क्वेश्चन तो 50 आपको में से सही हुए। 49 वो थे पक्के मेरे। और उसके उसके अलावा मेरे 34 नंबर जीएस में थे, तो कुल मिला के 83 का स्कोर था मेरा। तो ये अच्छा स्कोर था। अब हम बात करते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के टाइम आपको क्या क्या सुविधा मिली, या आपके लगा कि आने के बाद कि हाँ मुझे कुछ और भी तैयारी करनी चाहिए, या आपका ड्रीम था कि हाँ बस दिल्ली पुलिस ही मेरे लिए बढ़िया है, मैं ये कुछ? ड्रीम ड्रीम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नौकरी लेनी थी, अच्छी नौकरी है बेल्ट में। बाकी जो तैयारियां की उसमें पहले सफल नहीं हो पाए, तो इतना फोकस रहा नहीं फिर आगे की तैयारी करने पे। मैंने ट्राई किया था कि मैं पढ़ाई करूं यूपीपीसीएस के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज रही, कुछ अपने निजी कार्यों में जो है हम व्यस्त रहे। हालांकि दिल्ली पुलिस की नौकरी ऐसी नौकरी है कि अगर कोई आगे के लिए कंटिन्यू करना चाहता है तो बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है अभिषेक भाई, अब आपका सिलेक्शन जैसा कि हो गया है, तो आपकी सिचुएशन और उस टाइम की सिचुएशन कुछ अलग थी। तो अब जो एक फ्रेशर है या हम स्टूडेंट है, तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, या कुछ अपनी तरफ से जो भी गाइडेंस देनी है आपको कि हम किस तरह से तैयारी करें, या कितना घंटे पढ़ें, या किस रूटीन को फॉलो करें कि किस टाइम से किस टाइम हमें पढ़ना है, वो बताएं, और जिससे हमें सभी को कुछ हेल्प मिल सके इसके लिए। तो अमित भाई, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि फ्रेशर को तैयारी के लिए कितने टाइम जो है पढ़ाई को देना पड़ेगा, तो उसमें ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ कितनी है। मैथ और रीजनिंग, आज जो दिल्ली पुलिस का पेपर होता है उसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीएस के है और कंप्यूटर है। तो मैथ और रीजनिंग, 40 आप नंबर आपकी मैथ और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ अगर है तो आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप अगर 24 घंटे में से 4 से 6 घंटे भी आप पढ़ेंगे तब भी आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मैथ और रीजनिंग भी आपको तैयार करना है उस पर अलग से टाइम देना पड़ेगा। लगभग 24 घंटे में 4 घंटे आप जीएस को दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस को पढ़ने का तरीका है, मैथ और रीजनिंग तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा, जीएस को पढ़ने का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है उसी अनुसार कि मोस्टली फ्रेशर क्या करते हैं कि जैसे ही जीएस को लेके आएंगे, जीएस की एक बुक खरीदेंगे, और जीएस की बुक खरीद के उसमें जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में बुक में हिस्ट्री है, किसी भी बुक में देख लो आप हिस्ट्री मिलेगी, तो हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो उसमें हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे और वो उसमें एक प्रकार से उलझन में पड़ जाएंगे। टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि पूरी बुक पढ़ी है, पूरे सब्जेक्ट पढ़े हैं, अभी तो मेरे से हिस्ट्री नहीं क्लियर हो पा रही। उससे क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है। तो इसलिए क्या करना है कि हमें वो सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं जिनमें हमारी रुचि ज़्यादा है और छोटे सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा साइंस साइड से 12th किए हुए है, तो भी इसीलिए उसका साइंस मजबूत होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मजबूत होगी, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि वो पहले फिजिक्स पढ़े, बुक में फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, क्योंकि वो उसके रूटीन में है, पहले उसको पढ़ने में उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। फिर जब वो उनको पढ़ लेगा तो उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आता है,
भाई मैंने 3 सब्जेक्ट अपने पक्के कर लिए, मैं 3 सब्जेक्टों पे मेरी थोड़ी पकड़ है। वैसा ही जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनसे पहले तैयारी करनी है। जैसे राज्य व्यवस्था है, आप उसको पढ़ो तो पढ़ने में मन भी लगेगा और वो जल्दी से याद भी होगा। जैसे हिस्ट्री जल्दी से याद नहीं होती, डेट भूल जाओगे, सन भूल जाओगे, नाम भूल जाओगे। उन सारी चीज़ों को अपना कॉम्प्लिकेटिव उधर नहीं है। तो इस तरह से जीएस की तैयारी करनी है कि पहले छोटे सब्जेक्टों को क्लियर करते चलो, फिर मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। भाई ठीक है, 10 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से मेरे 12 में से 10 सब्जेक्ट क्लियर हैं और डिवाइडेड है कि भाई इसमें 2 नंबर आएगा, इसमें 4 नंबर आएगा, मोस्टली इतना अनुमान होता है कि ये आएगा। तो अगर एक आध रह भी जाता है बड़ा सब्जेक्ट, तो उसमें से हमें इतना मोरल डाउन नहीं होगा कि भाई मेरा तो पूरा रह गया। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसी तरह से तैयारी करता था। जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनको पहले पढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई का, जो